नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह ही हमारे साथ आनंद जी और अभय जी हैं और हम इनसे सप्ताह भर घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। मैं कार्यक्रम को शुरू करूँ उससे पहले मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि अगर वे अभी तक नई परख चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आप दोनों लोगों को नमस्कार। आनंद सर, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ही करूँगा और सवाल वही रहेगा जिसकी चर्चा आजकल काफ़ी रही है। मीडिया में भी हर जगह ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो नोक-झोंक हुई मीडिया पर उसे लेकर किस तरह का संकेत हम देख सकते हैं ट्रंप के बारे में और उसमें मेरे मन में कई बार ये भी आया कि क्या नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा नहीं हुआ इसलिए कि उन्होंने जवाब नहीं दिया? अगर वो जवाब देते तो उनके साथ भी इसी तरीके से पेश आते ट्रंप। इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे देखें? नहीं, पहली चीज़ ये है कमल जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ, ये प्री प्लान्ड इसलिए था कि वो और लोगों के साथ भी मिल रहे हैं, और लोगों के साथ भी प्रेस से बात कर रहे हैं, लेकिन जो कैलिब्रेटेड है। और अगर आप वहाँ देखिए तो जनरली बाकी जगह ये मैक्रों के साथ हुए हैं, बाकी जगह इन्होंने उससे पहले जापान के साथ या नेतन्याहू या जो एक और मतलब ये 3-4 राष्ट्र उनके साथ ही खड़े होके करते थे। वो बैठ के थे, दोनों तरफ के लोग साथ में बैठे हुए थे। और एक चीज़ और थी, ज़ेलेंस्की को अंग्रेज़ी का मैं कहूँगा 90% ज्ञान है, कुछ शब्दों में वो अटकते हैं। वो बात मैं इसलिए सिर्फ़ कह रहा हूँ कि उन्होंने इस ओवल ऑफिस के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉक्स न्यूज़ के साथ भी की, जहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक साक्षात्कार किया फॉक्स न्यूज़ के साथ, जहाँ पे 1-2 शब्दों को वो किसी के लिए रुकते थे जो उनको समझाता था उस स्पेसिफिक शब्द का मतलब। तो एक चीज़ तो तय है कि बिल्कुल फ्लुएंट नहीं, भाई वो ठीक है, यूक्रेन के उनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। लेकिन ये जो ट्रंप की एक आदत है कि हर एक को बुलडोज करने की और हर एक के साथ भला-बुरा कहने की, मोदी जी की बात पे मैं बाद में आऊँगा, उस पे मैं और अभय जी एक बार बात कर भी चुके हैं, उस पे मैं अलग से ब बोलूँगा। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि किसी के तो बिल्ली के गले में घंटी बाँधनी थी। अब बिल्ली बोलिए, शेर बोलिए, वो जैसे आप चाहिए। ये ट्रम्प की जो एक आदत हो गई है कि किसी को भी बुला के उसकी बेइज़्ज़ती करो। वो कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष को बुला के उनकी बेइज़्ज़ती करते हैं, जिनका जो मन आता है वो बोलते हैं। किसी को भी बुला के अपशब्द बोलो और वो बैठ के चुपचाप सिर झुका के सुनता रहे। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये डिप्लोमेसी और चीज़ें जो अगर आप विदेश व्यापार की बात करते हैं या ब इसमें एक बड़ा लंबा सफ़र होता है। हम मुझे भी शुरू में लगता था कि ये 30-35 साल के लड़कों को क्यों नहीं रखा जाता, स्मार्ट, यंग। वो वेंस ने वहाँ प्रूव कर दिया कि आपकी उम्र और अनुभव में एक रिलेशनशिप होती है। ये सारे उसका ये स्टेज मैनेज था। हो सकता है कि सबको अपने पात्रता दी गई हो कि तुम्हें इस समय ये बोलना है, तुम्हें इस समय ये गाली देनी है। पर वो जो वेंस जो गुंडों का नहीं होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके कहने की। हम लोग के समय में, यूनिवर्सिटी के समय में एक होता था कि कोई अगर ऐसे-ऐसे कर रहा है, तो मेरे भाई साहब की एक बहुत आदत थी, उसकी मुँह छुड़वा देते थे। साले मैं देख तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देख के ये करोगे? तो उसी तरह की कुछ दादागिरी वो वेंस का था कि हाउ डेयर यू कम टू ओवल ऑफिस एंड अरे भाई, डेयर तो ओवल ऑफिस क्या किसी दूसरी चीज का बना हुआ है? जैसे कोई ऑफिस वैसे ओवल ऑफिस, वैसे राउंड ऑफिस, वैसे स्क्वायर ऑफिस, वैसे लंबा ऑफिस, वैसे उल्टा ऑफिस। ये ओवल ऑफिस क्या होता है? मतलब ये तुम गुंडे हो इसलिए हम तुम्हारे सामने कुछ बोले ना। और जेलेंस्की को बुला के ये लोग उसको बेइज्जत करने की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि जेलेंस्की काफी हद तक उन्होंने धैर्य का परिचय दिया, लेकिन जब वो यूक्रेन एज सच नेशन को वो गाली देने लगे कि तुम लोग का ये है, तुम लोग का ये है, तो जेलेंस्की को इंटरवीन करना पड़ा। उसको वो बोलने नहीं दिए। ये उनकी बदतमीजी थी कि जब तुम तैयार हो जाना तब वापस आना। अरे भाई, तैयार हो जाना क्या, एक आदमी परेशानी हालत में है, तुम्हारे पास आया है, तुम ही ने उसको लड़वाया था। दूसरा, ये ट्रंप ने एक नया शुरू किया है जिसका जिसका कुछ-कुछ हम लोगों ने देखा था। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी नेहरू को कई चीज़ों के लिए दोषी पाया जाता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ उस हद तक हम नहीं पहुँचे हैं कि जहाँ ये गाली देना शुरू किया जाए। वहाँ वो बाइडेन को स्टूपिड और क्या-क्या गाली देना शुरू कर रहे हैं। अरे भाई, विदेश मंत्रालय की नीति निरंतरता होती है। इट इज़ कंटीन्यूअस, इर्रिस्पेक्टिव, क्योंकि वो जब दस्तखत वहाँ किया जाता है, मतलब इसके हिसाब से बाइडेन कोई दस्तखत करते तो आप उसको ओन नहीं करते। आज आप दस्तखत कर लीजिए, कल के दिन ट्रंप के बाद, भाई ट्रंप तो 4 ही साल के मेहमान हैं, वहाँ के लॉ के हिसाब से 4 साल के मेहमान हैं। उसके बाद चले जाएँगे तो नया प्रेसिडेंट आए कहे कि वो उस पागल आदमी के साथ तुमने जो किया था तो हम क्यों माने? भाई अगला प्रेसिडेंट इनको पागल कह सकता है। मेरा कहना है कि ट्रंप ने किसी भी देश की राजनीति का जो निचला स्तर है,
उसको उन्होंने दिखाया है। डिप्लोमेसी में एनीथिंग साइन बाय द सॉवरेन गवर्नमेंट बाइंडिंग होता है उसको। उससे जब ये लोग हिसाब किताब ले रहे हैं, तुमने कितना किया, तुमने कितना खर्च किया, 180 तुमने अपना खर्च किया, वो दिखाओ। उसने उस सारे खर्चे का हिसाब दिया। उसने कहा 61 कितने बिलियन डॉलर तो ऐसे आए हैं, ये इसमें आए हैं, डिजिटल पेमेंट है। मतलब आप अपने नौकर को कोई चाय के लिए पैसा दिए थे क्या? हमारे दफ्तर में जो वो लड़का है वो पैसा लेने जाता है, मैं उससे कितने क्या दिया, अच्छा चाय कितने क्या, अच्छा 2 चाय आई थी तो 1 कटिंग चाय थी, तो ये सब बेहूदी बातें कर रहे थे ट्रंप। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ट्रंप की तरफ से प्री प्लान था इनको वो करने का। ज़ेलेंस्की की तरफ से बिल्कुल प्री प्लान नहीं था। पर ज़ेलेंस्की ने आज बहुत से लोग उनको ये कहते थे वो तो मस्खरा है और वो तो कॉमेडियन था और एक्टिंग। लेकिन मेरे हिसाब से मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं, इन सब से कल अपना ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा कर लिया है। ज़ेलेंस्की इज अ वेरी टॉल लीडर अमंग ऑल दीज लीडर्स। यूरोपियन यूनियन उसके पीछे ठीक से खड़ा हो गया है। और दुनिया में ये जो ट्रंप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अकेले ही नहीं पड़ते जा रहे हैं, वो अपने आप एक तरह से चीन को वॉकओवर दे रहे हैं। मैं क्योंकि समय कम है इसलिए नहीं, चीन के लिए वो रास्ता खोलते जा रहे हैं। जैसे होता नहीं कि आप इतनी लड़ाई कर लो कि बाकी दूसरा वाला जब आए तो उसके लिए रास्ता खुल रहा है। जो भी हुआ है उसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान में अमेरिका, दूसरे दूसरे नंबर पे बोल रहा हूँ। उससे कहना कि नहीं नहीं, जब तो अब वो तो कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ झगड़ा सबसे ज्यादा तो मैं भी प्रभावित हूँ। दूसरे स्थान पे इसमें जो वो वहां पे जहां भी लड़ाई हो रही है वहां के लोग। और तीसरा मुझे लगता है कि वी ऑल इन जनरल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ये जो कह रहे हैं ना, वर्ल्ड वॉर 3, अगर ट्रम्प जी 4 साल रह गए तो जरूर है वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, 4, 5, 6 मालूम नहीं क्या क्या करा देंगे। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस विच वाज एक्सपेक्टेड। अब रही आपने बात मोदी जी से क्या किया, मोदी जी को भी अगर आप, क्योंकि मोदी जी अंग्रेजी नहीं समझते, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि मोदी जी को जिस तरह से उन्होंने जलील किया है वहां खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जलालत से कम नहीं है। ये जलील मोदी जी पहली बार नहीं हुए हैं। बाइडेन ने इनको जलील नहीं किया था, लेकिन बाइडेन ने, जो मोदी जी की एक आदत होती है हर बात पे हे नहीं होता है भाई, कुछ बात पे आप चुप भी रहिए। तो आप वो जो ये टोस्ट कर रहे थे तो उसने कहा ही फील्स आई एम किडिंग। तो मोदी जी का एक जो समस्या ये है कि वो एक तो ये दिखाता है मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ, मैं अंग्रेजी समझ लेता हूँ। नहीं बोलता हूँ मैं अंग्रेजी भाई, तुम्हें समझना हो तो हिंदी समझो, तुम अपना इंटरप्रेटर रखो, मैं हिंदी में बोलूंगा, तुम्हारी गर्ज है कि तुम हिंदी में समझो। तो मोदी जी को इन सब चीजों से उबरना चाहिए। मोदी जी को कितनी डांट अकेले में पड़ी या नहीं पड़ी, वो तो उसके बाद भी डांट रहा है, वो तो एक एक चीज पे डांट रहा है। तो मेरा सिर्फ कि ये जो कुछ भी हुआ ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से मैं ज़ेलेंस्की को फुल मार्क्स देता हूं। और इसमें बुरी तरह से फेल हुए हैं हमारे ट्रंप। अब सर क्या हम ये कहें कि जो ज़ेलेंस्की की यात्रा थी अमेरिका की, उसके बाद एक तरीके से रूस और यूरोप के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसका तकरीबन फैसला लग गया कि अब ज़ेलेंस्की या यूक्रेन को कदम पीछे खींचने होंगे, या फिर यूरोपीय यूनियन वगैरह से जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर वो आगे टिक पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, शुरू में ऐसा लग रहा था कि जब ट्रंप ने पाला बदला और वो रूस की तरफ हो गए, उससे लोग थोड़ा, जितनी फुर्ती से उन्होंने ये काम किया उससे लोग थोड़ा चकित भी हुए और लगा कि अब ज़ेलेंस्की की शामत आएगी और पूरे यूरोप को भी उसी तरीके से अपना पाला बदलना पड़ेगा। लेकिन जो ओवल ऑफिस में जो तकरार हुई ट्रंप, वांस और ज़ेलेंस्की के बीच में, उससे परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब स्थिति यह है कि पूरा यूरोप यूक्रेन के सवाल पर एकताबद्ध हो रहा है और उसकी उसकी एकता की शर्तें और उस एकता की संरचना जो है वो अमेरिका के पक्ष में नहीं है। वो अब एक अलग पक्ष के रूप में एकजुट हो रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेन को पैसा दिया है तो यूरोप ने भी यूक्रेन को बहुत बड़े पैमाने पर पैसा दिया है। वो भी लाखों करोड़ में है, ये भी लाखों करोड़ में है। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप ने नहीं दिया है। और यूरोप, ट्रंप जिस तरह की नाइंसाफी, युद्ध रोकने और शांति स्थापित करने के नाम पर जिस तरह की नाइंसाफी कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ यूरोप एकजुट हो रहा है। वो नाइंसाफी इसी तरह की है कि आप आतताई की तरफ, आतताई का पक्ष लेकर खड़े हो जाएं
यानी जिसने हमला किया है, जो मजबूत है और ताकतवर है, जो धौंसिया रहा है, जो साम्राज्यवादी है, जो विस्तारवादी है, जो आपके घर पे कब्जा कर लेना चाहता है, आप उसके पक्ष में खड़े हो जाएं। और जो आहत है, जिसके ऊपर आक्रमण किया गया है, उससे आप ये कहें कि आप युद्ध बंद कर दीजिए। और जब वो कहे कि भाई युद्ध तो हम तब बंद करें जब हमारी सुरक्षा की गारंटी तो लीजिए, और हमारे हमारे घर के जितने हिस्से के ऊपर कब्जा कर रखा है, उन कब्जों को, उस हिस्से को छुड़वाने की गारंटी तो लीजिए। भाई रूस ने करीब यूक्रेन के 20% इलाके पे कब्जा कर लिया है, तो ज़ेलेंस्की कहना ये है कि भाई ये इलाका छुड़वाइए और ये दोबारा हम पे हमला नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी लीजिए, तो हम युद्ध विराम करेंगे। इसकी गारंटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। बदले में वो धमकी देते हैं कि आपके पास अब तुरुप के पत्ते नहीं रहे, आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है, आप युद्ध जीत नहीं सकते। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं है। ऐसी युद्ध चलता रहा तो चलता ही रहेगा, और उसमें एक सीमा के बाद में उनको यूक्रेन को मदद मिलनी भी बंद हो जाएगी, लेकिन अभी उसमें बहुत समय लगेगा। वो ट्रंप की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। ट्रंप जिस तरीके से फटाफट युद्ध का अंत कर देना चाहते हैं, वैसा नहीं होगा। ट्रंप ने पश्चिम एशिया में फटाफट युद्ध के अंत करने का दावा किया था, वहां भी नहीं है, इजराइल ने वहां हमला कर दिया है। तो वो समस्या ट्रंप जो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। और ट्रंप सोचते थे कि वो अपने दबदबे के आगे यूरोप को भी झुका लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मुद्दतों तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका लगातार यूरोप की सुरक्षा की भी गारंटी लेता रहा है। इसीलिए अमेरिका यूरोप का सबसे प्रमुख एलाई रहा है, सबसे प्रमुख दोस्त रहा है। जब ट्रंप ने यूरोप की सुरक्षा की गारंटी लेने से बिना घोषित किए हुए तकरीबन इनकार कर दिया है, तो यूरोप को भी लगता है कि उसे अपने हिसाब से करना चाहिए, सब कुछ अपना सारा इंतजाम करना चाहिए। और यूरोपियन देश ऐसे कमजोर देश नहीं है, वो यूक्रेन नहीं है या कोई छोटे मोटे देश नहीं है। फ्रांस कोई कमजोर देश है, ब्रिटेन कोई कमजोर देश है, जर्मनी कोई कमजोर देश है। ये लोग बड़े शक्तिशाली देश हैं, और इनकी आत्म छवि भी बहुत जबरदस्त किस्म की है। अगर ये एक बार खड़े हो गए और बोले कि हम अमेरिका की धौंस पट्टी में नहीं आएंगे, तो ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तक कि ट्रंप को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, और ट्रंप पहले भी कई मसलों पे अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। अभी जितनी वो उद्धत तरीके से सारा काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों बाद ये लगा, जब यूरोप जब एकजुट होगा तो ये लगेगा कि ट्रंप अपनी तरफ से समायोजन निकाल रहे हैं, अपनी ओर से गुंजाइश दे रहे हैं कि भाई चलिए बीच का एक रास्ता निकाला जाए। ये स्थिति भी आ सकती है। तो दुनिया पे अपना दबदबा कायम करने के तरीके होते हैं। भाई पुराना जमाना चला गया जब आप फौजें लेके चढ़ जाते थे, अपना दबदबा कायम करते थे। अब तो दबदबा दूसरे तरीके से कायम किया जाता है, जैसा अमेरिका ने कायम कर भी रखा था लंबे अरसे से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अब ट्रंप उसको जैसा इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल छपा है, वो बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है। वो आर्टिकल याद दिलाता है गॉडफादर फिल्म की, जिसमें डॉन वीटो कॉर्लेलियोन कहते हैं, जो गॉडफादर के हीरो हैं, जो सबसे बड़ी माफिया फैमिली के चीफ हैं, डॉन है, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखूंगा जिसको आपको मानना ही होगा। यानी उस प्रस्ताव में प्रलोभन भी होगा और उस प्रस्ताव में धमकी भी होगी। तो इस तरीके से जो आप करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा, और उसके लक्षण दिखाई देने लगे। अगर उसको वो नफासत के साथ में, शिष्टता के साथ में, और जो राजनयिक कामकाज के तौर तरीके हैं उनके जरिए अगर करते, तो उसी वक्त जो मिनरल्स की खनिजों वाला सौदा होना था, उस पर भी दस्तखत हो जाती। वो सब चीज तैयार रखी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच सजा रखा था उन्होंने, सब कुछ तैयार था। लेकिन उस बीच में उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया, तो सब गड़बड़ा गया। देखा जाए तो मैं आनंद जी की इस बात से बिल्कुल सही हूं, अमेरिका ने अपना नुकसान इसमें कर लिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की जिस स्थिति में है, उनका और क्या नुकसान होगा। वो लोग तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आनंद सर, क्या हम ये भी कह सकते हैं, मगर मैं सवाल जोड़ दूं, उसी के आसपास ही सवाल नहीं मेरा ये है कि क्या अमेरिका के लोकतंत्र का नुकसान इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां पर बिजनेसमैन सीधे सीधे सत्ता में आ गए हैं, जो हिंदुस्तान में नहीं या किसी अन्य डेमोक्रेसी में नहीं है, अमेरिका में शायद पहले नहीं था। नहीं, वो भी मैं कहूंगा, मैं एक दो चीजें और कहूंगा। देखिए, ऐसा है कि जो आपने कहा उसी बात को मैं आगे बढ़ा दूं। बिजनेसमैन आ गए हैं जो बार बार ये कहते हैं जैसे कि मैं प्रेसिडेंट, तो ये ज़ेलेंस्की ने बहुत 2-3 चीजें जो ज़ेलेंस्की ने कही, अगर उसको वो एक 49 मिनट का करीब वो है, उसको ध्यान से देखना इसलिए जरूरी है कि वो चुपचाप रहे।
उन्होंने कहा साहब मैं भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, आप अपने यहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, मैं अपने यहाँ का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, तो आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुझे समझा रहे हैं इलेक्टेड हैं वो। दूसरा जो अभय जी ने एक बात कही, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ दूं, हम सब लोग अभी तक समझ रहे थे कि जो अमेरिका वो मध्यस्थता करना चाहता है, वो उसको निगोशिएट करना चाहता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर हो गया है जो अभय जी ने साफ किया कि वो पार्टी बन गया है। नाउ अमेरिका वांट्स टू ज्वाइन हैंड्स विद रशिया, जिसको ज्वाइन करके वो अपने व्यापारिक उनको वापस लेना चाहता है। 180 बिलियन जो दिया उसके बराबर में मुझे राइट्स दो वहां के रेयर अर्थ माइनिंग के, वो उसका पैसा वसूलना चाह रहा है। जेलेंस्की उसके लिए भी तैयार थे। ये तो खाना खा के आके यहाँ बैठे थे, ये खाने के बाद की स्वीट डिश थी, और उसके बाद जाके इन लोगों को उस दूसरे कमरे में जाके दस्तखत कर देना था। ये अब कोई सारे शायद डॉटेड लाइंस पे सिर्फ दस्तखत करना बाकी था, बाकी सब कुछ जो वो इंसिस्ट अभी भी कर रहे थे, जो शायद अभी नहीं हुआ था, और जो इनको लगता है कि जैसे हो जाएगा। मोदी जी के सामने उन्होंने क्या क्या नहीं किया? मोदी जी को कुछ हाथ में मिला? जीरो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वही हथकड़ी बेड़ी लगा के, केवल हम लोग हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जहां के लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगा के ट्रम्प भेज रहा है। मोदी जी कुछ बोल पाए? जेलेंस्की इनकी चालें समझता था, वो बार बार ये कह रहा था मैं साइन करने को तैयार हूं, मैं उनका देश कह रहा था, वो भाई मोरलेस वो गुलाम बन जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ियों तक वो आप वहां रेयर अर्थ निकालते रहेंगे, लेकिन मेरी सिक्योरिटी की गारंटी के बिना नहीं। ही वॉन्टेड अ क्लॉज कि जो कल के दिन होगा, अगर मेरे ऊपर आप ये इंश्योर करेंगे कि रूस आक्रमण नहीं करेगा। वो कह रहा 25 बार आक्रमण किया है, सीज फायर आप करने को आज कह रहे हैं, यू आर टॉकिंग ऑफ सीज फायर, 25 बार सीज फायर वो किया है। फिर जो ये बार बार उसको डिमीन कर रहे थे कि तुम मर गए, तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी, उसने कहा 7 लाख रूसियों को मरे हैं इसमें, 7 लाख। तो ये जो आप बार बार मुझे ये समझा रहे हैं कि मैं मर गया, ठीक है, हम आपके बिना नहीं कर पाते। मैं एक चीज और कहूंगा, और अभी जी मैं इस पे जरा मैं समझना चाहूंगा। देखिए, दादागिरी और पैसा, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बड़े बड़े माफिया जो होते हैं, बड़े बड़े जो ये दादा होते हैं, जितने गुंडों को आप देख लीजिए, जितने वो उनको देख लीजिए, वो पैसे के मामले में बहुत वो होते हैं। अपने घर वहां के लोगों को, वीकर सेक्शन को, शादी ब्याह, लड़की, किसी के एजुकेशन में बहुत पैसा देते हैं। अमेरिका जो दादागिरी करता है तो उसको आपको पैसा भी देना पड़ेगा। और अगर अमेरिका को ये लग रहा था, आज उसने अपना नुकसान किया, हम WTO से विड्रॉ कर लेंगे, हम एनवायरमेंट वाले पेरिस डिक्लेरेशन से विड्रॉ कर लेंगे, हम फलाना, हम हम इन सब जगहों से विड्रॉ कर लेंगे, हम पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी सुनेगा कौन? हमारे चाचा जी आए, अगर जाते समय 100 रुपया ना दे तो कोई पैर छूने भी ना आया, चाचा आए होंगे, जाए अपना काम करें। अरे दौड़े दौड़े इसलिए जाते थे कि चाचा जाएंगे तो 150 रुपया देंगे, तो हम लगे रहते थे कब चाचा जाएंगे, कब चाचा जी चलिए स्टेशन हम छोड़ दें। इसलिए जाते थे कि 50-100 रुपया मिलते थे। चाचा जी से प्यार तो ठीक है भाई, रिश्तेदार है तो प्यार तो रहेगा ही। तो इनको शायद ये अमेरिका बेसिक, ये जो ट्रम्प है, ये बेसिक चीजों को भूल रहे हैं। आज भारत जैसा गरीब देश, हम कितना ले जाके देता, हम कभी नेपाल को दे रहा, हमारा एक फंड है जो डिक्लेयर्ड है, मैं चुपचाप की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास तुरंत आंकड़े नहीं है, जहां पे हम बांग्लादेश को लगातार पैसा देते हैं, भूटान को देते हैं, नेपाल को देते हैं, श्रीलंका, ये हमारी नीति, घोषित नीति के हिसाब से, मालदीव को देते हैं, बहुत से कंट्रीज को देते हैं। इसलिए देते हैं कि जब हम जाएं तो चाचा जी का कोई नमस्ते करने वाला खड़ा हो। जब हिंदुस्तान गया तो नमस्ते करने तो ट्रम्प नहीं आया ना, एक किसी महिला को भेज दिया, जाके ले आओ उसको, कोई आया है देख लेना कौन। दरवाजे पर घंटी बजी तो दौड़ के हम नहीं खोलने गए, नौकर को भेज दिया, जाके देख लो कौन आया है, बिठाना, अभी आते हैं, बिठाओ। तो हमारे मोदी जी को लेने कौन आया था? बाकी सबको लेने ट्रम्प गए हैं अपने दरवाजे के आगे तक। और मैं एक और चीज कह रहा हूं कि जेलेंस्की ने उनको सिर्फ, जिस वजह से तिलमिलाए हैं, उनको सिर्फ आईना दिखा दिया था। जो बार बार कह रहे थे मैंने बाइडन, तो उसने कहा था भाई आप भी तो तब भी ये हो रहा था, आप कहां थे जब क्रोशिया को लिया उस रशिया ने? तब आप क्यों चुप थे? आप आज वर्ल्ड ऑर्डर, पीस मेकर, मैं दुनिया करो, तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए थे? तो मुझे लगता है वो आईना दिखाना, इससे बिल्कुल तिलमिला गए थे इनका। अब एक बार एक और चीज जान लीजिए, जब गुंडे का एक बार वो हट जाता है ना, तो फिर गुंडे की हालत बड़ी बुरी होती है। तो अमेरिका की जो दादागिरी है, मेरे हिसाब से ट्रम्प जितना नुकसान, मैं अबे भाई बस एक बात कह के खत्म करूंगा। मेरा किसी से बात हो रही थी जो अमेरिका में है, अमेरिकन सिटीजन है, सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, एम्बेसडर की लेवल तक रहे हैं, अमेरिकन, मतलब इंडिया भारत के ही हैं लेकिन वहां पे अब बस गए हैं। वो कहने लगे अभी तक हम लोगों को लगता था कि आप ही क्या ये सब समस्या है, अब हमारे यहाँ तो बड़े वाला आ गया है, तो आप खुश हो लीजिए, आप लोग भी हंस लीजिए कि हमारे यहाँ वैसा आ गया है कि आपको पीछे छोड़ दे रहा है। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है,
ये अमेरिकन सिटीजन जैसे बहुत से लोगों को ये बिल्कुल आज से आने जब 40 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, हम लोग तो नहीं होंगे, लेकिन दे विल रिग्रेट ऑफ इलेक्टिंग ट्रम्प एज देयर प्रेसिडेंट। ये लोगों को अभी लगेगा कि ये बहुत अतिशयोक्ति है, बिल्कुल उनको उनको दुख होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने चुना जिसने अमेरिका का ही के लिए ही मुश्किल पैदा कर दी। कमल जी। वैसे 2 प्रश्न हैं। एक तो क्या ये भी हम कह सकते हैं कि अमेरिका की नीति हमेशा से ही ऐसी रही है, धौंस जमाने की? इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था कि उनसे मिलने नहीं थे अमेरिकी राष्ट्रपति, वो वापस आ गई थी। या फिर हम ये भी कहें कि बस ट्रंप ने उसको खुलकर सामने रख दिया है? एक तो मेरा प्रश्न ये है, और दूसरा ये कि भारत के सामने भी जो आर्थिक समस्याएं आने वाली हैं, कुछ हद तक आ गई हैं टैरिफ वगैरह को लेकर, तो उसके बारे में क्या आपको भारतीय सरकार की नीति कुछ साफ लगती है? देखिए, जहां तक अमेरिका की नीति का सवाल है, अमेरिका हमेशा से ही अपने आप को दुनिया का नियामक मानता रहा है। अमेरिका के संस्थापक जो नेता रहे, संस्थापक राष्ट्रपति रहे, अगर आप उनके बयानों को देखें, जो 150 साल पुराने बयान हैं, उन बयानों को देखें, तो आपको साफ लगेगा वो उनका तर्क ये है कि अमेरिका केवल एक ही तरीके से रह सकता है, वो ये है कि सारी दुनिया अमेरिका की प्रतिकृति बन जाए, सारी दुनिया अमेरिका की अनुकृति बन जाए। तो सारी दुनिया का भविष्य जो है वो अमेरिकनाइजेशन, अमेरिकीकरण पर निर्भर है, और अमेरिका का भविष्य भी इसी बात पर टिका हुआ है। जब सारी दुनिया अमेरिका जैसी बन जाएगी तभी अमेरिका जो है वो सफलतापूर्वक रह पाएगा जैसा कि वो है। तो अमेरिका इसी कोशिश में लगा रहता है, हर समाज का, संस्कृति का अमेरिकीकरण करना, और अमेरिका सब अमेरिकीकरण हो जाएगा तो अमेरिका का दबदबा मानने से किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा करने के कई तरीके होते हैं। अमेरिका अभी तक जिस काम को ऐसा करता रहा, वो विश्व बैंक के जरिए, वो WTO के जरिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जरिए, और बाद में एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसके जरिए, इन सब के जरिए आर्थिक दबाव डालकर विभिन्न देशों की नीतियों को अपने तरीके की बनवाता रहा है। ये अमेरिका का मामला रहा है। इस बार क्या है, अब जैसे कि जब ट्रम्प कहते हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो दरअसल ये वही तरीका है कि हम आर्थिक दबाव डालकर आपको अपनी लाइन पे चलने पे मजबूर करेंगे। ये है ट्रम्प का। लेकिन टैरिफ लगाने में जोखिम ये है कि आपके ऊपर भी टैरिफ लगाया जा सकता है। टैरिफ लगाने में जोखिम ये है कि भाई दूसरा देश आपके माल पर भी टैरिफ लगा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं ये टैरिफ वाला ट्रम्प का जो उपकरण है, ये उतना कामयाब नहीं होगा जितना पहले अमेरिका जिस तरीके से दबाव डालता था, चीजें कामयाब होती थी। अब जैसे कि मान लीजिए भारत आजाद हुआ, तो भारत में ग्रामों का विकास कैसे होगा, ये एक सवाल था जवाहरलाल नेहरू के सामने और सबके सामने। छोटा सा, तो उसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया। ये ब्लॉक डेवलपमेंट खंड विकास सब जगह ब्लॉक्स हैं सारे हिंदुस्तान में ना, ये खंड विकास कैसे बनाता है, ये फोर्ड फाउंडेशन ने बनाया था। फोर्ड फाउंडेशन के एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे अल्बर्ट एंसमिंगर, वो इस कार्यक्रम के इंचार्ज थे, और वो लगातार जवाहरलाल नेहरू से उनकी हफ्ते में एक मीटिंग हुआ करती थी। ये पूरा भारत के आर्थिक इतिहास में सब चीजें ये दर्ज हैं। और क्योंकि जो पहला खंड विकास का प्रयोग हुआ वो इटावा जिले के महेवा नामक खंड विकास ब्लॉक डेवलपमेंट, वो प्रयोग के तौर पर वो पायलट प्रोजेक्ट था, वहां पे हुआ, वही भी सारे हिंदुस्तान में फैला वहां कामयाब होने के बाद में। तो वो सारा का सारा फोर्ड फाउंडेशन के विशेषज्ञों की देखरेख में हुआ। मैं केवल उदाहरण के तौर पर ये कहना चाहता हूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब लोग तमाम देश उपनिवेशवाद से आजाद हो रहे थे, तो उनको अपनी उत्तर औपनिवेशिकता कल्पित करने के लिए और जमीन पर उतारने के लिए जरूरत पड़ती थी अमेरिका और अमेरिकी विशेषज्ञों की, और अमेरिकी पूंजी की भी जरूरत पड़ती थी, और अमेरिका उसके जरिए दुनिया भर में अपना दबदबा बनाता चला जाता था। ये जो ट्रम्प कर रहे हैं, ट्रम्प ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अमेरिका की ये पूरी गतिविधियां बड़े ही नफीस किस्म की, पर सोफिस्टिकेटेड किस्म की उस तरह से थी। इसमें सारे शिष्टता के और डिप्लोमेसी के सारे प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था। जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते थे वो सब बहुत पढ़े लिखे होते थे, और अमेरिका की जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, आप पिछले ओबामा, क्लिंटन वगैरह सब वहीं से पढ़ के आए थे। इनके बोल चाल का
ट्रम्प तो कितनी बुरी अंग्रेजी भी कितनी बुरी बोलते हैं। आप ओबामा की अंग्रेजी से ट्रम्प की अंग्रेजी की तुलना कीजिए, तो आपको लगेगा कि ये कोई बहुत ही बिना पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। ट्रम्प की अंग्रेजी इस किस्म की है। बहुत से भारतवासियों की अंग्रेजी ट्रम्प से बहुत अच्छी किस्म की होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब जो तरीका है दबदबा कायम करने का, ये ट्रम्प का तरीका बहुत ही भोंडा है। इससे अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है। जहां तक ट्रम्प के आयात शुल्क लगा के भारत की अर्थव्यवस्था पर असर का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है और ट्रम्प के इन रवैयों के कारण और भी ज्यादा संकट में आ गई है भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था तो अलग से कभी इस पर कुछ बातचीत करने की जरूरत है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट है और कोई संकट नहीं है, और वो संदेश भी उन्हें मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, आर्थिक संकट आता जाता रहता है, कोई जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक संकट में बदले। बहुत सारे अर्थव्यवस्था में दिक्कतें पैदा होती हैं, जरूरी नहीं कि राजनीतिक संकट में बदले, उनको प्रबंधित किया जा सकता है। अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आर्थिक संकट प्रबंधित नहीं किया जा सकता है और वो राजनीतिक संकट में बदलने वाला है, उससे राजनीतिक नुकसान होने वाला है। ये मैसेज मिल गया है। इसीलिए शक्तिकांत दास को फिर से रिटायरमेंट से निकालकर पीएमओ के अंदर दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। उनका काम केवल यही है कि इस आर्थिक प्रबंधन को दुरुस्त करें देश के, लेकिन उनके हाथ में नहीं है आर्थिक प्रबंधन को दुरुस्त करना। वो मानते हैं शायद वो उनके पास कोई जादू की छड़ी है शक्तिकांत दास के पास, वो नहीं है। अब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। अब उन्होंने कल ही झूठ बोला है कि वोकल फॉर लोकल से मिली ग्लोबल पहचान, भारत दुनिया की फैक्ट्री के रूप में उभर रहा है। ये उन्होंने कल बयान दिया है, बोले हैं भारत दुनिया की फैक्ट्री। दुनिया की फैक्ट्री तो चीन बना हुआ है। भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो उन्होंने तय किया था कि कम से कम 25% हो, वहां तक पहुंचने की बजाय वो 15% पे अटका हुआ है। अब भारत में ग्लोबल फैक्ट्री कैसे बनेंगे? ये सोचते हैं कि केवल झूठ बोलते रहने से लगातार लोग हमारी बात को मान लेंगे। ये दूसरे मामलों में हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो सीधे लोगों को पता चलता है कि भाई उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पैसे का काम पैसे से चलता है, पैसे का काम भाषणबाजी से, बढ़िया बयान देने से नहीं चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत संकट में है और ट्रंप ने उसको और भी ज्यादा संकट में पहुंचा दिया। अंश, एक जो खबर इस हफ्ते काफी रही वो ये कि जो स्टॉक से पैसा काफी निकाला जा रहा है भारत में, उससे भारत को काफी नुकसान हो रहा है और इसकी चर्चा थोड़ी थोड़ी, जैसे हम मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, उसमें भी होने लगी है। क्या ये संकट ऐसा है जिसको लेकर हर भारतीय को चिंतित होना चाहिए, या फिर ये ऊपरी तौर का कोई मामला है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कुछ आर्थिक विशेषज्ञ लोग संभाल लेंगे, जैसा कि अभय सर बोल रहे थे कि शक्तिकांत दास जैसे लोगों को लाया जा रहा है। आपको इस समस्या के बारे में क्या लगता है? नहीं, ये समस्या एक तो मैं इस बात से बहुत नहीं अग्री कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि पैसा निकाला जा रहा है इसलिए समस्या है। पैसा क्यों निकाला जा रहा है ये भी समझ लीजिए, और पैसा कौन निकाल रहा है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि आपके यहाँ अवसर नहीं है। जैसे मैं आप दोनों लोग हैं, आप मेरे यहाँ पैसा मुझे देते थे कि भाई मैं कुछ आपको कमा के दूंगा, आप मुझसे पैसा वापस इसलिए ले रहे हैं कि आपके पास बेटर ऑप्शन है, नंबर 1। दूसरा, आपको मेरे इस क्षमता पे अब आपको शक होने लगा है कि भारत में वो क्षमता है कि नहीं है, क्योंकि आपका बहुत सी चीजें काउंट कर रही हैं। वो मैं उसको सिलसिलेवार 2 मिनट में जितना समझ सकता हूं उतना बता दूंगा। जैसे एक मार्केट रेगुलेटर होता है, मैं सिर्फ अभी मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं बड़ी आर्थिक बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट रेगुलेटर होता है सेबी। दुनिया को समझ में आ गया है कि आपके यहाँ सेबी जो है मैनिपुलेटेड है। वो आपने एक प्राइवेट व्यक्ति को, बुच जी को बिठा दिया था, वो आपके कुछ 1 या 2 लोगों को बिल्कुल ब्लैंक वो की हुई थी, आप कुछ चोरी करो, डकैती डालो, डाका डालो, कुछ करो, हम उस पर आंख मूंद लेंगे। उसका असर यहां नहीं पड़ता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर, आप तो बहुत खुश हो गए कि यहां कुछ नहीं कर पाए, यहां देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी हम नहीं करा पाए, लेकिन उसका असर इंटरनेशनली पड़ा है। लोगों को आपकी क्षमता, आपकी नियत और आपकी ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास नहीं, इसलिए वो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। ये तो रही एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो बार बार एक लोगों को समझ में आ रहा था कि पैसा डालेंगे पैसा डालेंगे, जो आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिच है ना, वो भी पैसा आज हिंदुस्तान में नहीं लगा रहे हैं। जो लोग 100 मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बिलियनियर है, जो 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले हैं, वो सब भी भागे जा रहे हैं बार बार। वो सब बाहर पैसा लगा रहे हैं, वो हिंदुस्तान में पैसा लगाने के बजाय बाहर लगा रहे हैं। अब हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास है, जिसको आपने सोचा था कि मैंने 12 लाख का ये देखिए करके क्या कर दिया है, मिडिल क्लास के जेब में भी अब धीरे धीरे पैसा नहीं बच रहा है।
वो ठीक है, एक पेंशन वाले एक लोग हैं, उनको पैसा बच रहा है और उनको क्या हो रहा है। तीसरा, एक जगह जो बिल्कुल अननोटिस चली गई है, और अभय भाई मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, हमारे यहाँ बहुत सी चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं, उसको इतना मीडिया का हल्ला मचता है कि आप आज की तारीख में जो आपको जो बेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आपको वो कहता है कि दीज आर, आपका रिस्क है, आप करिए, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर सकते। हमारे देश के दो लोग जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश के, चीख चीख के कह रहे थे पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ, और 4 जून के बाद पैसा क्या स्पीड से भागेगा, पैसा बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा करो। कौन कौन कह रहे थे? और ये बाहर ही नहीं कह रहे थे, संसद भवन के अंदर, संसद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कह रहे थे कि पैसा लगाइए, और कहां लगाइए? पब्लिक सेक्टर्स में लगाइए, पैसा इतना होगा, इतनी तरक्की होगी। अमित शाह कह रहे थे कि 4 जून के बाद देखना कैसे भागेगा पैसा। ये इनसाइडर ट्रेडिंग अमाउंट करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अमित शाह नौसिखिए नहीं है। अभय दुबे साहब मुझे बताएं कि इसमें पैसा लगा दो, तो मैं 4 बार देखूंगा कि मालूम नहीं इनको कुछ पता भी है, ये अपना मुझसे कह रहे हैं कि पैसा लगा दो, सेल खरीद लो, गेल खरीद लो। इनको, अमित शाह ने अपना जीवन का जो करियर स्टार्ट किया था, ही वॉज ए स्टॉक ब्रोकर। अमित शाह स्टॉक ब्रोकिंग से आए हैं। तो वो जब वो ये कहते हैं कि पैसा लगाओ और 4 जून को पैसा बढ़ेगा, अभी अगर आप देखिए तो इसकी ज्यादा ये हिंडनबर्ग वाला काम कर रहे थे। हिंडनबर्ग ने जैसे कहा ना कि पैसा गिरेगा और बेचकर वो निकल गया, ये भाई साहब इसकी अगर जांच हो जाए, हिंदुस्तान में जांच होना बहुत मुश्किल चीज है, कौन जांच करेगा? ये कैसे कह रहे थे कि 4 जून के बाद पैसा बढ़ेगा? हो सकता है इन्होंने लोगों के, क्योंकि मार्केट भागी ऊपर, मार्केट ऊपर भागी, लोगों ने बेचा, तो इस तरह के लोगों ने तो बेच दिया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी। तो अगर अमित शाह स्टॉक ब्रोकर हैं, तो ये कैसे हम मान लें कि अमित शाह ने अपना स्टॉक निकाला या अपने लोगों का निकलवाया और फिर सस्ते में खरीद लिया? और इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का जो देश का आज का कानून है, उस पर इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कैन से इन द ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की खरीदो खरीदो खरीदो, खूब बढ़ेगा खूब बढ़ेगा। आप कैसे किसी को रिकमेंड कर सकते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो इस देश के आम आदमी को लगता है सच बोल रहा है। अभी भी इनके झूठ को बहुत से लोग सच मानते हैं, क्योंकि उसको इतना, तो मेरे हिसाब से ये जो एक सबसे बड़ा आप किसी वो कह लिए, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी होती थी LIC, इनका अपना IPO उन्होंने 840 828 849 के करीब, 825 850 के बीच में किया था। आज 740 का शेयर है। और मोदी जी अभी 4 महीना पहले चीख चीख के कह रहे थे पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाओ। पब्लिक सेक्टर में पैसा इसलिए लगाओ कि आप अपने दोस्त को बेच दें। तो अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो ये दोनों लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में इनको सजा होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई वो नहीं है कमल जी। तो जो हो रहा है वो हमारी नीतियों की वजह से हो रहा है, उसमें ये कहना कि वो बाहर पैसा निकालना है, ये सब नहीं कमल जी। अब सर एक आखिरी सवाल प्रधानमंत्री के एक रोचक बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि युवाओं को रील्स बनाने चाहिए। उन्होंने किसी साउथ अफ्रीका के किसी देश में जो एक रील बनाने वाले युवा हैं, उनका उदाहरण देते हुए कहा था। मेरा सवाल ये है कि अभी बहुत सारे आर्थिक संकट की बात आपने भी कही और आनंद जी ने भी कही, क्या ये आने वाले समय में राजनीतिक संकट में भी तब्दील हो सकता है, या हम कहें कि मोदी जी इतने कुशल हैं कि वो कभी से राजनीतिक संकट बनने ही नहीं देंगे? पहले तो आनंद जी ने जो बात कही है, मैं उसको अंग्रेजी में वो दोनों बयानों को पढ़ देता हूं, नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के। वो शब्द, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? इफ आई से समथिंग इट विल बी लाइक इन्फ्लुएंसिंग ऑन 4 जून फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल रिकॉर्ड्स विल ब्रेक। ये नरेंद्र मोदी का बयान था। अमित शाह का बयान था, बाय बिफोर 4 जून मार्केट विल शूट अप। I am not doing any forecast for the market, but when a stable government comes, the share market goes up. ये अमित शाह का स्टेटमेंट था। अच्छा, अब जो आनंद जी ने कहा उससे पूरी तरह सहमत होते हुए मैं ये बता रहा हूं कि कल मैं एक टीवी डिबेट में था, जो भारत में आर्थिक संकट को लेकर ही डिबेट थी। उसमें अर्थशास्त्री लोग भी मौजूद थे और ऐसे पत्रकार भी मौजूद थे जो आर्थिक मामलों की काफी जानकारी रखते हैं। वहां एक काफी अच्छी चर्चा हुई। जो सवाल नहीं उठा वो सवाल ये था कि भाई सरकार से जवाब तलबी कैसे की जाए। सरकार जो कर रही है, यानी उसमें दर्शकों की भी टिप्पणियां आ रही थी, उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर दर्शकों की टिप्पणियां भी आ रही थी और एंकर संदीप चौधरी उन टिप्पणियों को भी सुना रहे थे। हर दर्शक ये कह रहा था कि सरकार केवल चुनाव में लगी रहती है और अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, हम डूब रहे हैं। ये कई ये शब्द आ रहे थे, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं।
अच्छा, लेकिन आखिरकार वो कौन से मुकाम है जहां पर खड़े होकर इस सरकार से, इसके नेता नरेंद्र मोदी से एक जवाब तलब किया सकता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं ठीक? भाई एक तो मुकाम ये होता है मीडिया के जरिए जवाब तलब किया जाता है। 99% 99% मीडिया स्पेस इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। इनसे कोई सवाल नहीं पूछता है और इन मसलों के ऊपर मीडिया की स्क्रीनों पे और कहीं चर्चा भी नहीं होती है। अंग्रेजी के अखबारों में कुछ छपता होता है, वो अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है और उससे कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं बनती, जनता की राय उससे बनती नहीं है। एक तो मीडिया स्पेस में चर्चा होनी बंद हो गई है। दूसरी जवाब तलबी होती है नेता से पार्टी के भीतर के मंचों पे जवाब तलबी होती है। खड़े होकर लोग पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, कबाड़ा हुआ जा रहा है, कुछ सोचो, हमारे साथ पार्टी भी चली जाएगी रसातल में। वो इसलिए बंद हो गई है कि सारी पार्टियों पे एक नेता का कब्जा, एक नेता का कब्जा है। कोई भी पार्टी हो, उससे किसी की हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। वो जो एक तरफा डायलॉग होता है, वो आता है, वो अपना उपदेश देता है और चला जाता है, बस वही तय करता है उसे क्या बोलना है, आपको क्या सुनना है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो वाला फोरम जो है वो भी खत्म हो चुका है। तीसरा फोरम है चुनाव का, जब नेता से जवाब तलबी हो सकती है। उस फोरम की स्थिति यह है कि वो 5 साल बाद आता है फोरम। वो उसमें जो मतदाता है उसको मीडिया का कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मीडिया का सपोर्ट मिलेगा तभी तो मीडिया का और नागरिक अधिकार संगठनों का कोई सपोर्ट मिलेगा तभी तो वो जवाब तलबी कर पाएगा। उसके पास कहां से आवाज आई? तो 3 जो बड़े मुकाम थे जिससे नेता के साथ में सत्तारूढ़ व्यक्ति के जवाब तलबी की जा सकती थी, वो तीनों हमारे लोकतंत्र में दुर्भाग्य से बिल्कुल बेकार हो गए हैं, नाकारा हो गए हैं। नेता से जवाब तलबी करने का कोई साधन ही नहीं रहा। हम लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं, हमारी आवाज वहां तक पहुंचती नहीं है, पहुंचती भी है तो उसको ब्लैकआउट कर देते हैं, कोई परवाह नहीं करता। एक आध फीसदी कुछ एंकर वगैरह हैं, वो थोड़ी बहुत अपनी बात करते हैं, उनकी बात को नजरअंदाज करना बहुत आसान है क्योंकि वो एक ही आध व्यक्ति बोल रहा है उसमें। हम कुछ भी कहते रहे, मोदी जी यही कहते रहेंगे कि भारत अब दुनिया की फैक्ट्री के रूप में उभर रहा है। अच्छा, अब मोदी से कोई नहीं पूछ सकता कि भाई किस आधार पर आप कह रहे हैं? आप 100% झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। अब इसकी आलोचना में हो सकता है कहीं अंग्रेजी में कोई लेख वगैरह छप जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये स्थिति है। अब आप देखिए ना, हम लोगों ने अभी समय नहीं है, चर्चा नहीं की, भारत एक जमाने में 60 के दशक में पूरा दक्षिण भारत उत्तर भारत के खिलाफ और सब उत्तर भारत के तथाकथित साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा हुआ था। करुणानिधि अपनी अपनी नागरिकता इंडियन लिखने की बजाय द्रविड़ियन लिखते थे रजिस्टर में साइन दस्तखत करते हुए। वैसी स्थिति दोबारा बनने जा रही है। तो ये बहुत, हम लोग काफी बुरे जमाने से गुजर रहे हैं। हम आज की अपनी बातचीत को इसी बिंदु पर रोकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में, उस सप्ताह घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आनंद जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहूंगा कि वे नई परख के साथ नियमित रूप से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोनों लोगों को आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।